हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस नए ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, आज एक वीडियो लेके आए हूं जो एमसीक्यूज़ है जनरल बैंकिंग पर, और ये उन साथियों के लिए काफ़ी मददगार होगा जिनका एग्ज़ाम 23 फरवरी को है। 2 दिन पहले हमने ऐसे ही एमसीक्यूज़ जनरल बैंकिंग पर कराए थे जिसमें 30 प्रश्नों पर हमने चर्चा करी थी। उसी के आगे ये वीडियो में सवाल लेके जाएंगे। तो यहाँ पर भी आज हम 30 प्रश्नों का जो सवाल है उस पर चर्चा करेंगे और उसका उत्तर देखेंगे क्या है, उसका उत्तर हो सकता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो का नहीं है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ हेड्स ऑफ पीएसबी, टू हेल्प बैंक्स इन डेवलपिंग business strategy, to help banks in approving corporate credit proposal, to build a data bank containing data related to performance of management of PSB। जी हाँ, पूछा गया है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो निम्नलिखित में से फंक्शन कौन सा नहीं है। तो देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो की जो गठन किया गया है वो है पीएसबी के हेड्स, एमडी सीईओ की सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के लिए है, उनको उत्तरदायित्व दिया गया है। दूसरा, बैंक बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए कैसे हेल्प करेगा उसके लिए भी उनका उत्तरदायित्व है। जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है पीएसबी का वो भी इनके उत्तरदायित्व में है। एक चीज़ नहीं है जो है टू हेल्प बैंक्स इन अप्रूविंग कॉरपोरेट क्रेडिट प्रपोजल। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम नहीं है कि बैंकों को क्रेडिट प्रपोजल अप्रूव कराने के लिए उनको हेल्प करे। तो इसका सही उत्तर होगा टू हेल्प बैंक्स इन अप्रूविंग कॉरपोरेट क्रेडिट प्रपोजल। ये नहीं है उनका फंक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 32। दूसरे सवाल पर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। जी हाँ, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर पूछा गया है और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। न्यूयॉर्क यूएसए, ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड, ब्रसेल्स बेल्जियम, पेरिस फ्रांस। तो स्विफ्ट जिसको सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, उनको कंफर्म करने के लिए जो फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन बैंक टू बैंक होते हैं उसको स्विफ्ट कहते हैं, सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और इसका हेडक्वार्टर है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है ब्रसेल्स बेल्जियम में, ब्रसेल्स बेल्जियम में। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल। सवाल नंबर 33 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पॉपुलर चैनल फॉर फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस और टू इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट पॉपुलर चैनल है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इन टू इंडिया। इंडिया को बाहर से पैसा आने के लिए पॉपुलर चैनल कौन सा है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। स्विफ्ट, रुपे ड्रॉइंग अरेंजमेंट, डायरेक्ट ट्रांसफ़र, चेक एंड ड्राफ्ट। जी हाँ, इनमें जो सबसे पॉपुलर चैनल है जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस इंडिया में आने के लिए, और वो सही उत्तर है इसका आरडीए, रुपे ड्रॉइंग अरेंजमेंट। जी हाँ, आरडीए इसका सही उत्तर है। दरअसल रुपे ड्रॉइंग अरेंजमेंट जो है वो एक चैनल है टू रिसीव क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस फ्रॉम ओवरसीज ज्यूरिडिक्शंस। अंडर दिस अरेंजमेंट द ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 banks enter to tie up with the non-resident exchange houses in the FATF compliant country to open and maintain their escrow account। जी हाँ, ये एक पॉपुलर चैनल है जिसमें हम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल ग्रुप who recommended the set up नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक के जो रिकमेंडेशन किया है सेट के लिए, उसका हाई लेवल कमेटी के चेयरमैन कौन थे। आपके ऑप्शन है एम नरसिम्हम, आर.एन. मल्होत्रा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रंगराजन। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सी रंगराजन, इनके सही उत्तर हैं। इन्होंने ही चेयरमैन हेड किया था। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। What is the maximum quantity of gold that can be issued to individual or HUF? सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो अभी जारी किया गया है, इसमें कितना गोल्ड बॉन्ड जो है इशू किया जा सकते हैं जो इंडिविजुअल को है। तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 4 ग्राम, 4 किलोग्राम,
10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। जी हाँ, मिनिमम जो है 1 ग्राम कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 4 किलोग्राम कर सकते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, और ट्रस्ट के केस में 20 किलोग्राम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 4 किलोग्राम, इसका सही उत्तर होगा 4 किलोग्राम। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 36 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन विड्रॉन बाय आरबीआई फ्रॉम मार्च 2018। मार्च 2018 से निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं जो हैं विड्रॉ कर गई हैं आरबीआई के द्वारा? आपके ऑप्शन है एसडीआर, S4A, CDR, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, सभी को विड्रॉ कर लिए गया, सभी रिकवरी से जुड़े हुए, रिस्ट्रक्चरिंग से जुड़े हुए योजनाएं हैं, इनको सबको आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आएगा। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 37 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप लोन आफ्टर हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स डज लोन बिकम एनपीए इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू। एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, उसमें कितने क्रॉपिंग सीजन अगर ड्यू हो जाता है तो वो एनपीए कहलाएगा, और आपके ऑप्शन है 1 क्रॉपिंग सीजन, 2 क्रॉपिंग सीजन, 3 क्रॉपिंग सीजन, 4 क्रॉपिंग सीजन। जी हाँ, ये सरल सा सवाल है। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की क्रॉप है, तो अगर 2 क्रॉपिंग सीजन अगर उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू होता है तो वो एनपीए हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर है 2। और अगर लॉन्ग टर्म क्रॉप है तो 1 क्रॉपिंग सीजन। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 38 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Which of the following is not among the 4 or of twin balance sheet problem to resolve the major indebted cases? निम्नलिखित में से कौन सा जो टर्म है वो 4 और में से नहीं है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम टू रिजॉल्व द मेजर इंडेप्टेड केसेस? जी आपके ऑप्शन है रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन एंड रिवाइटलाइज्ड रिफॉर्म्स। जी हाँ, इनमें से जो 4 आर होते हैं, दरअसल ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होता क्या है? ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो होता है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम इज रिफर्ड टू स्ट्रेस ऑन बैलेंस शीट ऑफ बैंक ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और बैड लोन ऑन वन हैंड एंड हैवी इंडेप्टेड कॉर्पोरेट ऑन अदर हैंड। जी हाँ, ये इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम बोलते हैं। एक तरफ तो हेवी एनपीए होगा और दूसरी तरफ हेवीली इंडेप्टेड कॉर्पोरेट्स ऑन द अदर हैंड, तो इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। और इसको रिजॉल्व करने के लिए जो 4 आर निकाला गया है, और उस 4 आर में जो 4 आर होते हैं वो होते हैं रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिजोल्यूशन, और होता है आपका रिफॉर्म। जी हाँ, ये रिफॉर्म 4 होते हैं। इनमें से जो सही उत्तर है इस सवाल का, जो इनमें नहीं है, वो है रिवाइटलाइज। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा रिवाइटलाइज। इसके जो 4 आर होते हैं रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिफॉर्म एंड रिकैपिटलाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द इंटरेस्ट पेएबल ऑन अनक्लेम इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अमाउंट ट्रांसफर टू डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड विच इज कॉल्ड डीप? डीप में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है अनक्लेम डिपॉजिट का, तो उसमें इंटरेस्ट कितना पेएबल होता है? व्हाट इज़ द इंटरेस्ट पेएबल ऑन अनक्लेम इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट? तो उसका ऑप्शन है 1.5%, 4%, 3.5%, 5%। तो इसका सही उत्तर है 3.5% दिया जाएगा इंटरेस्ट पेएबल, जो अनक्लेम इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट डीप में जो चला जाता है। 10 साल से ज़्यादा अगर लेन देन नहीं होता है तो अकाउंट को अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 40 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। टू इनकरेज फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी फॉर हाउ मेनी डेज ऑफ पास्ट ड्यू आरबीआई हैज अलाउड बैंक्स एंड एनबीएफसी टू क्लासिफाइड देयर एक्सपोजर एज ए स्टैंडर्ड? इकोनॉमी को फॉर्मलाइजेशन करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए कितने दिनों तक के पास्ट ड्यू आरबीआई अलाउ किया है एनबीएफसीज और बैंक को उनके एक्सपोजर को स्टैंडर्ड रखने के लिए पिछले समय किया था? इसका ऑप्शन है 60 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 270 डेज। तो इसका सही उत्तर है 180 डेज। 180 डेज तक के लिए स्टैंडर्ड रखने के लिए उनको आरबीआई ने ये निर्देश दिया, अलाउ किया था। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 41 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु लॉन्च द प्रोजेक्ट ई शक्ति टू डिजिटलाइज द अकाउंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन है जो ई शक्ति को लॉन्च किया है, जो डिजिटल करने के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट को डिजिटलाइज करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो इसका सही उत्तर है नाबार्ड। जी हाँ, इसका सही उत्तर है नाबार्ड। आप जिन साथियों को पता था उनको बहुत बधाई, और जिनको नहीं पता था वो जान लें, ये इसका सही उत्तर है नाबार्ड। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 42। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली चेंजेस द बेसिक ऑफ classification of MSME from investment in plant and machinery to annual turnover accordingly, and enterprises is said to be classified as micro enterprises if it the annual turnover is। गवर्नमेंट ने रिसेंटली MSME में क्लासिफिकेशन में एनुअल टर्नओवर को भी निर्धारित किया है कि कितने तक के एनुअल टर्नओवर को जो है वो कहलाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाएगा। और आपके ऑप्शन है does not exceed 5 crore rupees, more than 5 crore rupees to 75, more than 75 crore to 250 crore and more than 250 करोड़। जी हाँ, अगर कोई इंटरप्राइजेज अगर 5 करोड़ से कम का टर्नओवर करता है तो उसको बोलते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज, उसको बोलते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेज। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा माइक्रो इंटरप्राइजेज। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 43। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। An entity is considered startup to how many years of its date of incorporation। एक इकाई है जो स्टार्टअप कहलाएगा वो अपने कितने दिनों के डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, और आपके ऑप्शन है 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। तो इसका जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक वो स्टार्टअप कहलाएगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 44। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। Which among the following is not one of the tax slab under GST in India। निम्नलिखित में से कौन सा जो है टैक्स स्लैब में नहीं है जीएसटी के, और आपके ऑप्शन है 5%, 12%, 15%, 18%। तो 5% भी है, 12% भी है, 18 भी है, 15% जीएसटी स्लैब में नहीं है, तो इसका सही उत्तर है 15%। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 45। आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, who can initiate insolvency resolution process IRP? Debtor, financial creditor, operational creditor, any one of these। जी हाँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 जो इंसॉल्वेंट फर्म्स है, कॉरपोरेट हैं, कंपनी है, इनको रेजोल्यूशन बनाने के लिए ये काम में आते हैं। तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं, डेप्टर भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी। मतलब इसका सही उत्तर होगा एनी वन आप दिस, सभी लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल नंबर 46। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस विद इन हाउ मेनी डेज क्रेडिटर हैज़ टू प्रोसीड विद ए रिवाइवल प्लान फेलिंग विद कंपनी फोर्स टू गो फॉर लिक्विडेशन। जी हाँ, पूरा जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो कितने दिनों का होता है, जिसमें क्रेडिटर को प्रोसीड करना होता है, या तो रिवाइवल प्लान लेके आए इतने दिनों में, नहीं तो फिर लिक्विडेशन के लिए जाना पड़ेगा। मतलब उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, इसके लिए कितना मैक्सिमम टाइम दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है 330 डेज़। इसका सही उत्तर है 330 डेज़। पहले ये 270 डेज़ था, अब इसको बढ़ाकर 330 डेज़ कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 47। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु फॉर्मुलेट बेसेल्स गाइडलाइन। जी हाँ, बेसेल्स गाइडलाइन को कौन फॉर्मुलेट करता है, और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, G20 ग्रुप्स ऑफ गवर्नर्स एंड BCBS। जी हाँ, BCBS। तो इसका जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा BCBS, जिसको बोलते हैं द बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। BCBS एक्चुअल में इज ए कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरवाइजरी अथॉरिटी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द Central Bank Governor of the Group of 10 country in 1974. The committee expanded its membership in 2009 and then again in 2014. In 2019, the Basel Committee on Banking Supervision has 45 members from the 28 jurisdiction। जी हाँ, तो ये बेसल जो होता है वो फॉर्मुलेट करता है इसको, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो इसका सही उत्तर होगा BCBS। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर, अगले सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 48 आपके स्क्रीन पर है। कॉइन्स अबव व्हाट अमाउंट्स आर कॉल्ड रूपी कॉइन इन इंडिया। आपके ऑप्शन है 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी। तो ये कॉइन जो है कितने अमाउंट से ऊपर उनको रूपी कॉइन कहते हैं, और इसका सही उत्तर है 1 रुपी। जी हाँ, ये सरल सा सवाल, 1 रुपी इसका सही उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 49। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
बाई विच डेट सेल इंडियन बैंक्स हैव टू कंप्लाई विद बेसल 3 गाइडलाइंस। कौन सी तारीख पर इंडियन बैंक जो है उनको कंप्लाई करना होगा बेसल 3 गाइडलाइन। आपके ऑप्शन है 31 मार्च 2018, 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। जी हाँ, इसका उत्तर तो आप सभी को पता होगा, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है 31 मार्च 2020। पहले यह 19 था जिसको बढ़ाकर 2020 कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 50 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू बेसल 3 गाइडलाइन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ नेट स्टेबल फंड रेशियो NSFR ऑन ऑनगोइंग बेसिस। जी हाँ, बेसल 3 गाइडलाइन के अनुसार कितना होना चाहिए नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो। आपके ऑप्शन कुछ है 100, 80, 60, 50% और इसका सही उत्तर है 100% होना चाहिए। ऑनगोइंग बेसिस पे 100% होना चाहिए। इसका सही उत्तर है 100%। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 51 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच टर्म मनी कैन बी लेंड बोरोड। जी हाँ, ये कॉल मनी टर्म मनी के हिसाब से है। टर्म मनी का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो कितने दिन तक बारो किया जा सकता है, और वो है आपके ऑप्शन दिए हैं 1 डे, 15 डेज, 30 डेज, 1 ईयर। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1 ईयर। इसको मैक्सिमम 1 ईयर तक बोरोड किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 52 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नेरो मनी M1। निम्नलिखित में से कौन से फार्मूला को नेरो मनी कहते हैं। आपके ऑप्शन है करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ऑप्शन बी करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। ऑप्शन सी M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। ऑप्शन डी M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बुक्स। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया नेरो मनी M1, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जहाँ पर नेरो मनी में लिया जाता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो इसका सही उत्तर होगा ए, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक द्वारा इशू किए जाते हैं और इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है कितना होता है, ₹1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, नो सच लिमिट स्पेसिफाइड। जी हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितना इशू किया जा सकता है मैक्सिमम। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक द्वारा इशू किया जाता है और कम से कम 1 लाख रुपए का इशू किया जाता है और 1 लाख रुपए के मल्टीपल में इशू किया जाता है। लेकिन इसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना इशू कर सकता है इसकी कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नो सच लिमिट स्पेसिफाइड। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 54 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु एमंग द फॉलोइंग कैन नॉट इशू कॉमर्शियल पेपर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन है जो कॉमर्शियल पेपर CP जिसको बोलते हैं इशू नहीं कर सकता। आप कॉर्पोरेट, प्राइमरी डीलर, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। जी हाँ, ये बहुत सरल सा सवाल है। इसमें सीधे सीधे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है जो CP नहीं जारी कर सकते। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के केस में वो CD जारी करते हैं जिसको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच एमंग द फॉलोइंग डिफाइंस रेपो रेट। निम्नलिखित में से रेपो रेट किसे कहते हैं और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। द रेट एट विच बैंक प्लेस देयर सरप्लस फंड विद RBI, द रेट एट विच banks can borrow against their excess SLR security to meet additional liquidity requirements, the rate at which the Reserve Bank is presented to buy a rediscount bill of exchange or other commercial paper eligible for purchase, and the rate at which bank borrow fund from the Reserve Bank against eligible collateral। जी हाँ, यहाँ पर रेपो रेट की बात की गई है। तो रेपो रेट वह रेट है जिसमें रिजर्व बैंक जो है बैंकों को फंड प्रोवाइड करती है उनके एलिजिबल कोलेटरल के ऊपर। तो इसका सही उत्तर होगा द रेट एट विच बैंक्स बोरो फंड फ्रॉम द रिजर्व बैंक अगेंस्ट एलिजिबल कोलेटरल। तो इसका उत्तर होगा D। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। जी हाँ, रेपो रेट भी LAF का हिस्सा है, रिवर्स रेपो भी, मार्जिनल MSF भी। तो इसका सही उत्तर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है पार्ट नहीं है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है।
अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट विच मिनिमम अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑन एवरी फ्राइडे नीड्स टू मेंटेन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक एक्ट के तहत कितना कम से कम राशि जो है हर शुक्रवार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करता है। और आपके ऑप्शन है 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ₹100 करोड़ हर फ्राइडे को रिजर्व बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो इसका सही उत्तर होगा ₹100 करोड़। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 58 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इंटरेस्ट इज अप्लाइड ऑन बैलेंसेज ऑन कैश रिजर्व रेशियो CRR डिपॉजिट मेंटेन बाय सेंट्रल कमर्शियल बैंक विद RBI। जी हाँ, सभी बैंकों को अपने नेट एंड डिमांड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास करंट अकाउंट में रखना पड़ता है, और इस रखे हुए पैसे पर रिजर्व बैंक कितना ब्याज देती है। आपके ऑप्शन है नो इंटरेस्ट, 2%, 3%, 4%। तो इसका सही उत्तर होगा नो इंटरेस्ट इज चार्ज, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। चलिए बढ़ते हैं, सवाल नंबर 59 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द सब टारगेट फॉर लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन इन टर्म्स ऑफ ANBC। पूछा गया, एक सब टारगेट दिया गया प्रियॉरिटी सेक्टर में मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर को प्रियॉरिटी सेक्टर का ANBC से कितना % दिया जाता है, उनको लोन टारगेट है। तो आपके ऑप्शन है 8% ऑफ ANBC, 10% ऑफ ANBC, 7.5% ऑफ ANBC, 15% ऑफ ANBC। तो इसका सही उत्तर होगा 8% ऑफ ANBC और COB व्हिच एवर इज हायर। ये है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को टारगेट दिया गया है। और जो 10% है वो तो वीकर सेक्शन को है, 7.5% है जो माइक्रो यूनिट्स को है, और 15% का कोई टारगेट नहीं है। तो यहाँ सही उत्तर होगा 8% ऑफ ANBC। चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम सवाल, सवाल नंबर 60 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। हु पब्लिश द प्राइसेज यील्ड ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के प्राइजेज या यील्ड को पब्लिश करता है। आपके ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन FIMDA, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन FDI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल बेंचमार्क प्राइवेट लिमिटेड FBIL। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आपको बहुत बहुत बधाई, नहीं तो मैं बता दूं इसका सही उत्तर है FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक्चुअल में FBIL एज्यूम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इफेक्ट फ्रॉम March 31, 2018। 31 मार्च 2018 से FBIL कर रहा है, उसके पहले ये FIMDA करता था, जो अभी FBIL करता है, जिसको फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा FBIL। जी हाँ दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे 30 MCQs पर जो जनरल बैंकिंग पे थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।